होगा। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये समझना जरूरी है कि कई बार पूछते हैं कि जो हमारा मोनो एटॉमिक लैटिस होता है, जैसे हमने एक ही तरह के एटम है उनका लैटिस लिया, तो जो मोनो एटॉमिक लैटिस होता है इट वर्क्स लाइक अ लो पास फिल्टर, इट वर्क्स इज इक्विवेलेंट टू अ लो पास फिल्टर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई मोनो एटॉमिक लैटिस चेन, वाई मोनो एटॉमिक लैटिस चेन, जो कि अभी हमने पढ़ा है, इज इक्विवेलेंट टू लो पास फिल्टर। क्यों ऐसा कहते हैं? तो पहले तो हमें यह मालूम पड़ जाए कि लो पास फिल्टर क्या बला है। हमें यह प्रूफ करना है ना कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि मोनो एटॉमिक चेन एक लो पास फिल्टर की तरह काम करता है। तो पहले लो पास फिल्टर को जल्दी समझ लो। देखो ऐसा होता है कि जैसे फिल्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होते हैं, फिल्टर मान लो एक डिवाइस है, एक सर्किट है जिसको कि हम सर्किटल अरेंजमेंट है जिसको कि हम फिल्टर कहते हैं। अब फिल्टर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी छानना, जैसे हिंदी मतलब है छानना, तो छानना मतलब जैसे 100 से लेकर के 2000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी आपने बाहर से अप्लाई की, लेकिन सर्किट के अंदर आपने ऐसा इंतजाम कर दिया कि 0 से लेकर के, मतलब जो सबसे छोटी पॉसिबल उससे लेकर के 500 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी यहीं से स्टॉप हो जाए। आपने ऐसा किया कि 0 से 500 तक की हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहीं से रुक जाए, लेकिन 501 से लेकर के 2000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी यहां से पास हो जाए। तो फिल्टर का क्या काम है? छानने का काम ऐसा है कि एक छोटे रेंज तक की फ्रीक्वेंसी को तो ये रोक दे और उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी को जाने दे। तो अगर ये हायर फ्रीक्वेंसी को जाने दे तो इसको हम कहेंगे हाई पास फिल्टर। और अगर एक डिवाइस ऐसी है जो 0 से मिनिमम से लेकर के 500 तक को जाने दे, बाकी हायर को रोक दे, तो उसको कहा जाता है लो पास। तो जैसा नाम है वैसा काम है। अगर लोअर फ्रीक्वेंसी को अलाउ कर दे कोई सर्किट, जबकि हायर को रोक दे, तो वो लोअर को पास कर रहा है, इसीलिए उसको नाम दिया जाता है लो पास। अगर कोई फ्रीक्वेंसी, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है जो हायर को अलाउ कर दे, लोअर को रोक दे, तो वो हाई पास है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में फिल्टर सर्किट ऐसे होते हैं जहां पर हम उनका डिवीजन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर। तो अब आप क्या कह रहे हो, हमारा जो वन डायमेंशनल लैटिस चेन होता है इट इज लाइक अ लो पास फिल्टर। कारण क्या है जरा समझो, रिलेशन को ही देखते हैं। ओमेगा एस बराबर प्लस माइनस 2vs बाई ए साइन के ए बाई 2। जब साइन के ए बाई 2 की वैल्यू 1 हो जाती है तो ओमेगा जो होता है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का हो जाता है। तो ओमेगा मैक्स बराबर कितना हो सकता है? 2vs बाई ए। तो अब इसका मतलब है जो हमने सर्किट, जो हमने इसका डिस्पर्सन कर्व बनाया था, तो ये एक अधिकतम सीमा है ओमेगा की फ्रीक्वेंसी की, एक अधिकतम सीमा है और इस सीमा के अंदर ही रह करके हमारा के का वेरिएशन एग्जिस्ट करता है, इसके ऊपर नहीं जाता। इसका मतलब है कि अगर आप देखोगे तो आप 0 से लेकर के, 0 तो सब 0 है, ये फ्रीक्वेंसी जितनी होंगी वो सारी फ्रीक्वेंसी अलाउ होंगी। यानी इतनी फ्रीक्वेंसी की अगर वेव, इतनी फ्रीक्वेंसी का डिस्टरबेंस अगर लैटिस स्ट्रक्चर में आप करोगे तो वो डिस्टरबेंस फ्लो कर जाएगा। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का कोई डिस्टरबेंस करना चाहोगे तो वो डिस्टरबेंस सर्किट से फ्लो नहीं करेगा। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी संभावनाएं हैं, जस्ट अ मिनट, बहुत सारी संभावनाएं हैं हमारे पास फ्रीक्वेंसी को अप्लाई करने की, लेकिन जो वन डायमेंशनल लैटिस स्ट्रक्चर है वो केवल एक मैक्सिमम से लेकर के नीचे तक की सारी फ्रीक्वेंसी को तो अलाउ कर देता है उस लैटिस में फ्लो करने के लिए, उस चेन स्ट्रक्चर से फ्लो करने के लिए, लेकिन उससे ऊपर को फ्लो नहीं करने देता है। उसका कारण ये है, देखो ना, 2 है, वीएस है, ए है, और वीएस के अंदर कौन है? वीएस के अंदर सी का रोल है, रो का रोल है, रो के अंदर एम का रोल है, सी के अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट का रोल है। तो कोई लैटिस स्ट्रक्चर एक मिनिमम से लेकर के एक मैक्सिमम तक की फ्रीक्वेंसी को ही अपने से फ्लो होने के लिए अलाउ कर सकते हैं।
उससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी जब उसमें से फ्लो करेगी तो पॉसिबल है कि उसका जो बॉन्ड स्ट्रक्चर है, यानी जो बीटा जिसके लिए जिम्मेदार है, वो सब उसका बिगड़ना शुरू हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक मीडियम है, कोई मान लो हमने एक कोई लैटिस स्ट्रक्चर लिया, किसी मटेरियल को लिया, इसमें हम मान सकते हैं कि वन डायमेंशनल लैटिस स्ट्रक्चर है। तो ये क्या करता है, ओमेगा की वैल्यू 10 टू पावर आप मान सकते हो कि 14 हर्ट्ज तक को तो ये अपने से गुजारने में अलाउ कर देगा। लेकिन अगर आप इसके ऊपर 10 टू पावर 15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कोई रेडिएशन लगाओगे तो अब ये उसको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि इतनी हाई फ्रिक्वेंसी की सिग्नल अगर उससे फ्लो करना चाहेगी तो पॉसिबली वो उसको कुछ डैमेज कर दे, उसको डिस्ट्रॉय कर दे। तो यहां पर क्या कह रहे हो कि ये जो रेंज है, इसी रेंज की फ्रिक्वेंसी, इसी रेंज का डिस्टर्बेंस ही यहां से पास हो सकता है। तो इस चीज को हम कैसे कह रहे हैं, इसी चीज को हम कह रहे हैं कि भाई दिस इज जस्ट लाइक अ लो पास फिल्टर, जिसके ऊपर हम बहुत सारी संभावना, इनफाइनाइट रेंज की फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये मटेरियल एक मिनिमम वैल्यू से लेकर के एक मैक्सिमम वैल्यू तक को ही अलाउ करेगा, उसके ऊपर की चीजों को अलाउ नहीं करेगा। सो इट इज लाइक अ लो पास फिल्टर। आई होप यू गेट द पॉइंट व्हाई इट इज कॉल्ड अ लो पास फिल्टर। सो लो पास फिल्टर के लिए कौन जिम्मेदार है, ये ओमेगा मैक्स। तो ओमेगा मैक्स ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहां से हम अलाउ नहीं कर सकते, इस सिस्टम से पास नहीं कर सकते। दिस इज अ काइंड ऑफ लिमिटेशन ऑल्सो। ओके, सो दिस इज दो पार्ट हमने यहां पढ़े। तो हमने जब वन डायमेंशनल लैटिस पढ़ा तो हमने एक डिस्पर्सन रिलेशन निकाला। उस डिस्पर्सन रिलेशन में के की वैल्यूज के हिसाब से हायर वेवलेंथ लिमिट, लोअर वेवलेंथ लिमिट देखी, उसमें ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का रिलेशन निकाला। हमने ये भी देखा कि कौन सी कंडीशन होती है जहां नॉन डिस्पर्सिव सिचुएशंस आ जाती हैं, जो कि फिजिकली हमारे लिए महत्व की नहीं है। तो कि डिस्पर्सन जब होता है तो हम बहुत सारी जानकारी मीडियम के बारे में निकाल लेते हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, चाहे इलेक्ट्रिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हो चाहे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हो। तो ये महत्वपूर्ण टर्म हमको मिल जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लोअर वेवलेंथ लिमिट में जाएंगे। लोअर वेवलेंथ लिमिट मतलब होता है हायर फ्रीक्वेंसी। तो सवाल होता है कितनी हाई फ्रीक्वेंसी हम किसी मीडियम से पास करा सकते हैं, तो उसका जवाब है ओमेगा मैक्स। ओमेगा मैक्स ज्यादा हायर फ्रीक्वेंसी आप सिस्टम से अलाउ नहीं कर सकते हो। तो मिनिमम से लेकर के ओमेगा मैक्स तक की फ्रीक्वेंसी कोई मीडियम फ्लो करा देता है, लेकिन उसके बाद की फ्रीक्वेंसी को फ्लो नहीं कराता। तो ये बिल्कुल वैसा है जैसा कि लो पास फिल्टर की तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट काम करता है। तो मान लो हमारे पास कोई लैटिस है, उसकी मैक्सिमम रेंज 10 टू पावर 14 हर्ट्ज है। नाउ यू वांट टू, आप चाहते हो कि आप हायर फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा उसके अंदर अलाउ करो। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, संभव है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आपको वीएस की वैल्यू के लिए कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, आपको सी एडजस्ट करना पड़ेगा, रो एडजस्ट करना पड़ेगा। मे बी आपको मेटलर्जिकल प्रोसेस के थ्रू ऐसा मटेरियल बनाना पड़ेगा जिसमें एम ऐसा लें, ए ऐसा लें, बीटा ऐसा चुने, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऐसा चुने कि जो हायर फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करे। तो जब आप उस तरह का मटेरियल बना ले जाओगे, देन यू कैन अलाउ to flow 10 to power 15 hertz frequency. Now you have challenge to flow 10 to power 16 hertz. Then you have to again restructure the material and through the metallurgical process. So this is a kind of ऑन गोइंग रिसर्च। आज की डेट की रिसर्च का भी ये है कि हम किस तरह से मटेरियल को मैन्युफैक्चर करें, अलॉय बनाएं, किस तरह से उसके अंदर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी को बैलेंस करें कि वो इतने रेंज की फ्रीक्वेंसी को अलाउ कर दे, इस रेंज की फ्रीक्वेंसी को रोक दे। इस तरह की स्टडी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत काम देती है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स जहां मटेरियल का जो नेचर होता है वही एलईडी की लाइट पे डिपेंड करता है। आप देखते हो हरे रंग की एलईडी होती है, नीले रंग की एलईडी होती है, पीले रंग की एलईडी होती है। तो जो नीला पीला हरा रंग निकल रहा है, ये काफी हद तक उस मटेरियल पे भी डिपेंड करता है जिस मटेरियल का सुपर कंडक्टर, जिस मटेरियल का सेमीकंडक्टर आप बना रहे हो। आपका सेमीकंडक्टर गैलिनियम आर्सेनाइड का है, उसमें फास्फाइड की इंप्योरिटी, उसमें इंडियम फास्फाइड, उसमें और भी इंप्योरिटी, उसी हिसाब से लाल रंग निकलेगा कि डार्क रेड निकलेगा कि डार्क ब्लू निकलेगा कि लाइट ब्लू निकलेगा, ये सब कुछ कंट्रोल हो जाता है। तो जो हमारी स्टडी है कि लोअर फ्रीक्वेंसी लिमिट की वैल्यू को हम बढ़ा घटा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, ये चीज ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में कई एप्लीकेशंस में हमें डायरेक्टली दिखती है। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में अभी आप इसको जस्ट क्यों लो पास फिल्टर कहते हैं ये आप समझते रहिएगा, नॉट मोर देन दैट। अभी अभी बहुत ज्यादा इसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। चलो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं दूसरा हमारा टॉपिक इसी में, कि अगर हमारे पास डाइएटॉमिक वन डायमेंशनल
लैटिस चेन हो तो क्या होगा। अब हमने अपनी स्टडी को थोड़ा सा और एडवांस कर दिया। तो हमने ये माना हमारे पास चेन ऐसे है, इस तरह से, और ये तो एक तरह के एटम हो गए। डायटोमिक मतलब दो तरह के एटम होने यहाँ पर। पिछली बार क्या था, मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक मतलब एक ही तरह के एटम, यहाँ दो तरह के एटम होने हैं। तो ये हमने दो तरह के एटम बना दिए। ठीक है, जो छोटे दिख रहे हैं, ये जो पर्पल कलर का दिख रहा है, मान लो ये कोई हल्का एटम जिसका मास m है, और वहीं ये जो हैवी एटम दिख रहे हैं, मान लो इसका मास ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड देख लो। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो जाहिर सी बात है, यहाँ 17 प्रोटॉन है, यहाँ 11 प्रोटॉन है, तो हैवी होगा क्लोरीन। तो सपोज ये ग्रीन जो इस सर्किल है, ये क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हमारा पर्पल सर्किल है वो इसको सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, बॉन्ड भी इनके बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो बॉन्ड इसके बीच में बना देते हैं। देखो यहाँ बॉन्ड हमने बना दिए। मानेंगे यही बॉन्ड वही है, ये सारे जो बॉन्ड है इनकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा सा यूनिफॉर्म मान ले, इनकी स्ट्रेंथ बीटा ही है जैसा कि पहले माना था। ठीक है, ये इसकी मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर कहीं बाहर से बाई तरफ से मान लो फोर्स लगाया। फोर्स लगाने की वजह से क्या हुआ, ये जो इनकी मीन पोजीशन हम यहां बना देते हैं, इन मीन पोजीशन के कंपैरिजन में ये सारे जो एटम थे वो अब वाइब्रेट करना शुरू कर दिए, यानी डिस्प्लेस हो गए। चलो अब हम रेफरेंस के लिए क्या करते हैं, ये जो छोटा वाला एटम है, ये वाला जो एटम है छोटा मास का, स्मॉल मास का, इसको हम 2n कह दें। Why we are using 2 because this is a diatomic। नोटेशनल है, आगे गुणा भाग करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी ना, इसीलिए शुरू से हम 2n लगा के चल रहे हैं। तो 2 रिप्रेजेंट्स डायटोमिक कंडीशन। तो इसके जस्ट पड़ोस में कौन है, 2n+1, उसके पड़ोस में है 2n+2, ऐसे ही इसके पड़ोस में है 2n-1, और ये पड़ोस में है 2n-2। तो हमारे पास 2n है और उसके पड़ोसी हैं। खास बात देखो, पर्पल अगर एक छोटा वाला एटम है स्मॉल मास का, तो अगला स्मॉल मास का एटम इवन पोजीशन पे है। इवन पोजीशन मतलब अगर ये 2n है तो 2n के बाद 2n+2 पर है अगला वैसा ही एटम। और जो ऑड पोजीशन है 2n+1 हो चाहे 2n-1 हो, वहां पर एक दूसरे तरह का एटम है जो कि हैवी मास का है। ठीक है, तो यानी कि हर छोटा एटम अपने जैसे पड़ोसियों से नहीं घिरा है। पिछले केस में क्या था, सारे एटम एक ही जैसे थे, तो पड़ोसी भी वैसा, दायां पड़ोसी भी वैसा, बायां पड़ोसी भी वैसा। यहां ऐसा नहीं है। यहां पर क्या है, अगर हैवी एटम है तो उसके पड़ोसी हल्के वाले एटम है। अगर हल्का एटम है, देखो हल्का एटम है तो उसके पड़ोसी भारी एटम है, और भारी एटम को रेफरेंस लोगे तो उसके पड़ोसी हल्के एटम है। तो इस चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आगे जब मैथमेटिक्स करेंगे तो। अच्छा, अब क्या हुआ, आपने बाहर से एनर्जी दी तो ये सब वाइब्रेट करने लगे, आपने धक्का मारा कुछ भी, उसके ऊपर कोई ऑप्टिकल रे फेंकी, उसको एक झटके से बहुत ज्यादा हीट पल्स दे दी, लेजर पल्स दे दी, तो उसमें वाइब्रेशन शुरू हो गए। अब क्या हुआ, जब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो जैसे ये थोड़ा सा यहाँ बनाना पड़ेगा, 2n है तो पहले 2n को बना लेते हैं। ये इसकी मीन पोजीशन थी, मीन पोजीशन से थोड़ा खिसक गया, वैसे ये भी थोड़ा खिसक गया, और ये भी अपनी मीन पोजीशन से खिसक गया। इसको भी खिसका देते हैं, जरूर नहीं दायां बाएं इधर भी खिसक सकता है। वैसे ही ये क्या था, ये भी अपनी पोजीशन से मान लो, अब भाई दायां बायां किधर भी खिसक गया, ऐसा कोई वो नहीं है, ये भी खिसक गया अपनी जगह से। ठीक है, और ये भी मान लो शिफ्ट कर गया। कई तरह के मोशन हो सकते हैं, कोई मोड हो सकते हैं। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो है u2n, 2n का डिस्प्लेसमेंट u2n, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया u2n+1, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा u2n+2, वैसे ही इसके लिए क्या हो जाएगा u2n-1, इसका डिस्प्लेसमेंट u2n-2, और आगे भी u2n-3, ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे। तो हमने डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेट कर लिए। इसको भी कैलकुलेट कर लो u2n+3, हालांकि इतना दूर जाने का कोई मतलब नहीं है। अब हमें क्या लिखना है, अब हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है। इक्वेशन ऑफ मोशन
लिखने के जो तरीका है, शॉर्टकट तरीका है, वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो लाइटर एटम है उसके लिए लिखते हैं, जो हल्का एटम। तो लाइटर एटम कौन सा है, स्मॉल एम, और वो कहां पर है, इस जगह पर, ये है लाइटर एटम। तो ये हो जाएगा D2U2N अपॉन dt स्क्वायर। ये क्या है, एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए ना, ये ए है। याद रखो, जैसे 2n लिखा है तो पहले तो बीटा लिख लेना और फिर -2u2n लिखना, जिसको रेफरेंस लेते हो उसका डिस्प्लेसमेंट -2n के साथ लिख देना और यही ब्रैकेट क्लोज कर देना। अब दो जगह बची हैं, तो दो जगहों पे क्या लिखो, जो दायां डिस्प्लेसमेंट है वो लिख दो, प्लस जो बायां डिस्प्लेसमेंट है वो लिख दो। अब ये आया कैसे, इसको मैंने मोनोटॉमिक में आप लोग को समझाया था, किस तरह से हुक्स लॉ लेते हैं, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के अंतर को हम यहां पर रखते हैं। अब हमें याद करना है ना, कि हमें याद रहे ये चीज। तो जब हम लाइटर एटम की बात करते हैं तो हम अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन को ऐसे लिखेंगे। अच्छा, अब अगर हमें हैवियर एटम के लिए लिखना है तो हैवियर एटम कौन सा है, एम, और एम कहां पर है, जो लाइटर एटम है ये, तो हैवियर एटम यहां पर है। देखो जरा इसको ऊपर कर दो, ये देखो हैवियर एटम है। तो हैवियर एटम कौन सा है, 2n+1, अरे दिख नहीं रहा होगा, ये देखो 2n+1, ये वाला हैवियर एटम है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, U2n+1। तो आप लिखोगे D2U2n+1 बटे dt स्क्वायर। अच्छा, अब लिखोगे बीटा, वही रूल लगाओ, जो हमारा रेफरेंस है उसका डिस्प्लेसमेंट लिख दो 2U2n+1। जैसे यहां पिछली बार 2n था ना रेफरेंस, तो आपने लिखा था U2n, आपकी बार रेफरेंस 2n+1 है हैवियर, तो U2n+1। फिर यहां क्या लिखे जाएंगे, दो जगहों पर प्लस साइन के साथ, तो इसका दायां और बायां, तो U2n+1 के दाएं कौन है, U2n+2, ठीक, और बाएं कौन है, बाएं हैं U2n। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आप इस ट्रिक को समझ रहे होंगे। अगर इस ट्रिक को आप समझ रहे हो तो आपको ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इसको लिखने में कभी कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हैवियर एटम है, हैवियर एटम है, लाइटर एटम है। अच्छा, यहां पर एक हमने अप्रोक्सीमेशन फिर कह दिया है कि हम ये मानते हैं चाहे हैवियर एटम हो चाहे लाइटर एटम हो, उनके बीच में जो बॉन्ड बने हैं उनकी स्ट्रेंथ एक ही जैसी है, लगभग लगभग उनकी स्ट्रेंथ बराबर है। तो इसलिए हम हर स्थिति में बीटा लिख रहे हैं। अब आप कहोगे अगर आप हर बार बीटा लिख रहे हैं तो जरूरी थोड़ी है, लेकिन एक अब हम कहेंगे भाई अप्रोक्सीमेशन है, उन अप्रोक्सीमेशन के तहत तो हम मानते चले आ रहे हैं कि हर एटम अपने नेबरिंग एटम से इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये भी एक अप्रोक्सीमेशन है। तो वैसा एक अप्रोक्सीमेशन यहां मान सकते हो कि बीटा जो है वो सभी एटमों के बीच में, मतलब हैवी से लाइटर, लाइटर से हैवी, इसके बीच में बीटा एक ही जैसा है। इसीलिए आपने इस तरह का बीटा 1 बीटा 2 नहीं लिखा, एक ही जगह बीटा लिखा है। अब ये जो इक्वेशन होती है ये काफी हद तक सेकेंड ऑर्डर होमोजीन, एक सेकेंड ऑर्डर एसएचएम इक्वेशन जैसी इक्वेशन होती है, पीरियोडिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो फिर मैं अब वही चीज फॉलो कर रहा हूं जो मोनोटॉमिक केस में कहा था, इसका हम पॉसिबल सोल्यूशन मानते हैं। सो द पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ अब इक्वेशंस में रिटन एज, देखो U2n लो, U किसके लिए, U2n किसके लिए, 2n पोजीशन पे हल्का वाला आइटम है। तो हल्का वाला आइटम है तो मान लो हम कांस्टेंट जगह लेते हैं A एक्सपोनेंशियल I, फ्रीक्वेंसी ओमेगा t, K पोजीशन है 2n, लेटिस कांस्टेंट है A। ये A क्या है, A देखो मैंने बनाया नहीं कि हाँ A मैंने नहीं बनाया है, A इन सभी एटमों के बीच का डिस्टेंस है, हैवियर से लाइटर के बीच का ये डिस्टेंस है A, ठीक है, ये लिख दिया। अब आओ, अब और कौन है, किसकी जरूरत पड़ेगी सोल्यूशन में, तो U2n तो लिख दिया गया है। अब लिखोगे U2n+1, क्योंकि U2n+1 की जरूरत पड़ेगी। लेकिन देखो U2n+1 पे कौन है, हैवी वाला आइटम है। तो लाइटर आइटम के लिए अगर आपने कांस्टेंट A इस्तेमाल किया था
तो अब क्या करते हैं, हैवियर आइटम के लिए कांस्टेंट बी इस्तेमाल करते हैं। हम लोग ध्यान रखेंगे कि बी और बीटा एक जैसा ना बना दें। और एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी के 2n+1 a, ये हो जाएगा। ऐसे ही u 2n+2 की आवश्यकता पड़ेगी, हाँ यहां पर है तो 2n+2, लेकिन 2n+2 पे कौन आ गया फिर से, देखो 2n+2 पे ये हल्का वाला आइटम आ गया। तो हल्का वाला आइटम आने का मतलब है कि हम कौन सा कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे, a, हल्के के लिए a, भारी वाले आइटम के लिए b, हो जाएगा a एक्सपोनेंशियल i ओमेगा टी के 2n+2 a। ऐसे और कौन बचा, एक माइनस वाला टर्म बचेगा, हाँ ये माइनस वाला टर्म है, बाकी 2n+1 2n 2n+2 2n+1 2n, हाँ यही बचेगा। तो यहां हो जाएगा u 2n-1। अब 2n-1 पे देखो कौन है, 2n-1 पे कौन है, 2n-1 पे हैवी वाला है, तो हैवी वाले के लिए कौन सा कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं, b, तो b एक्सपोनेंशियल i ओमेगा टी के 2n-1 a। ये हमारे पास सॉल्यूशंस आ गए। अब मान लो इनको इक्वेशन, सबको हम इक्वेशन नंबर 3 कह दें। अब हम क्या करेंगे, अगर हम कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के जितने सोल्यूशन है वो हमने इक्वेशन नंबर 3 में लिख दिए, तो सोल्यूशन सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करवाने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 से जो जरूरी चीजें हैं वो हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे और फिर इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। किसी एक में रख देते हैं, दूसरे वाले को हम उससे लिख देते हैं। तो अब यहां पे लिख सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 वी गेट, भाई क्या करोगे, अगले पेज पे लिखते हैं। देखो भाई लंबा चौड़ा थोड़ा सा यहाँ पे काम धाम होगा। m d2u2n, इसका डिफरेंशिएशन करना है टाइम के साथ 2 बार। तो जब टाइम के साथ 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले तो m आएगा, फिर i ओमेगा का स्क्वायर आएगा और फिर आएगा a एक्सपोनेंशियल i ओमेगा टी माइनस के 2na। सीधा डिफरेंशिएशन कर दिया है। फिर राइट साइड में देखो, राइट साइड में कौन है, बीटा u 2n+1 2n-1, तो यहां पर है बीटा, बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, फिर छोटा ब्रैकेट लगाते हैं, और 2n+1 कौन है, b एक्सपोनेंशियल i ओमेगा टी के 2na, यहीं पे बांट दिया हमने, इनटू एक्सपोनेंशियल i माइनस के ए। देखो 2n+1 है तो इसको यहां करोगे माइनस के 2na, माइनस के 2na, और माइनस के और माइनस के इंटू ए, माइनस आई के, तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया, ताकि हम ये एक्सपोनेंशियल का टर्म लेफ्ट साइड और राइट साइड में देख करके कॉमन लेके काट दें। तो आपने क्या लिखा है, ये लिखा है u 2n+1 की जगह पर। अब 2n+2 के लिए 2n-1 के लिए लिखोगे तो क्या आएगा, 2n-1 कहाँ है, ये आ जाएगा b एक्सपोनेंशियल i ओमेगा टी के 2na इंटू एक्सपोनेंशियल i के a, है ना। यहां माइनस को जब यहां माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आ जाएगा, तो यहां प्लस आ गया, ये हो गया। और आखिर में क्या है, 2a u 2n है ना, तो एक्सपोनेंशियल i ओमेगा टी के 2na, ये बंद कर दो और ये बॉक्स बंद कर दे। इवन हम यहां ना बंद करें, इसको यहीं बंद कर देते हैं, ये हो गया। देखो ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं, कुछ लग तो नहीं रहा छूटा है। अब देखो, अरे भाई जाम ना हो, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, यहां से कैंसिल होगा, यहां से कैंसिल होगा, यहां से कैंसिल होगा, हाँ। और यहां से क्या, सॉरी यहां से क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा -1, तो माइनस m ओमेगा स्क्वायर a, तो यहां से बचेगा माइनस m ओमेगा स्क्वायर a इज इक्वल टू बीटा b, बीटा बाहर b अंदर,
और इसके साथ कौन है, एक्सपोनेंशियल माइनस आई के ए प्लस एक्सपोनेंशियल आई के ए माइनस 2a, और जब बीटा यहां मल्टीप्लाई करोगे तो इसको ऐसे कर दें, एक जगह पे ये अलग कर दें और ये 2ab। क्यों अलग कर दें, क्योंकि a को हम लेफ्ट में ले जाकर के कॉमन कर देंगे। ठीक है, सो अब क्या हो जाएगा, हमें एक चीज और मालूम है। एक चीज क्या मालूम है कि अगर कहीं cos के a लिखना है तो cos के a को आप क्या लिख सकते हो, cos के a को लिख सकते हो एक्सपोनेंशियल माइनस आई के ए प्लस एक्सपोनेंशियल प्लस आई के ए बटे 2। ये होती है cos के की वैल्यू। तो अब हम क्या करें, लेफ्ट में ले आए तो जाएगा 2 बीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, यहां बचेगा a बराबर बीटा बी कॉस, बीटा बी मल्टीप्लाई होगा ना तो क्या होगा 2 बीटा बी कॉस के ए, है ना, ये 2 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अब यहां से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 बीटा एम ओमेगा स्क्वायर ए माइनस 2 बीटा कॉस के ए बी बराबर 0। 2 बीटा स्मॉल एम ओमेगा स्क्वायर ए, लेट मी चेक, 2 बीटा बी कॉस के, बिल्कुल सही। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ये कब किया, जब क्वेश्चन नंबर 3 की वैल्यू आपने कहां रखी, जब 3 की वैल्यू रखी थी क्वेश्चन नंबर 1 में। सिमिलरली बाय इक्वेशन कौन सी होगी 2, वी में कैलकुलेट व्हाट वी कैन कैलकुलेट। आप कैसे लिखोगे, देखो दूसरी जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 जो है, लेट मी शो यू, इक्वेशन नंबर 2 किसके लिए है, कैपिटल एम के लिए। तो पहली बात तो जहां स्मॉल एम था वहां कैपिटल एम आ जाएगा। थोड़ा सा बदलाव होगा तो हम आपको सीधे लिख करके दिखा दे रहे हैं, ये ऐसे हो जाएगा। उसके लिए जो इक्वेशन होगी वो इस तरह से होगी, -2 बीटा कॉस के ए इंटू ए, हाँ, और फिर हो जाएगा प्लस 2 बीटा माइनस कैपिटल एम ओमेगा स्क्वायर इंटू बी बराबर 0। ये होगा इक्वेशन नंबर 5। याद रखना इस चीज को, अब इसको ट्रिक के थ्रू याद रखो, कैसे भी याद रखो। जो कोफिशियंट यहां हल्के वाले आइटम के लिए ए का है और जो कोफिशियंट हल्के वाले आइटम के लिए बी का है वो इंटरचेंज हो जाएगा। तो देखो यहां पर -2 बी कॉस के ए बी के साथ है, हैवी आइटम में -2 बी कॉस ए के साथ हो जाएगा। यहां पर 2 बीटा माइनस एम ओमेगा इसके साथ है, बी ए के साथ है तो वो बी के साथ हो जाएगा। यहां ये प्लस साइन का है तो प्लस साइन के साथ जाएगा, यहां ये माइनस साइन का है तो माइनस साइन के साथ आएगा, और आप एम की जगह पे कैपिटल एम रख दोगे। उम्मीद है इसको याद करना इतना मुश्किल नहीं होगा, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब ये है क्या, ये हमारी 2 होमोजीनियस इक्वेशंस हैं। इनको हम सॉल्व करना शुरू करें तो सबसे पहले ये तो जाने कि क्या सोल्यूशन इनका हो सकता है, क्या इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा भी कि नहीं। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नॉन ट्राइबल सोल्यूशन या जीरो सोल्यूशन आ रहा है, तो हमें इतनी मशक्कत करने की जरूरत क्या है। तो हमें एक थ्योरी मालूम है, इस तरह के लीनियर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करने होते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन को, तो हम कहते हैं अगर इनके ए और बी कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, समझते हो ना। अगर हमारे पास, इसे याद करो, हमारे पास इक्वेशन है, कैसी है इक्वेशन, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। इन दोनों का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा अगर a1 b1 a2 b2 का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। अगर ये हो गया तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वो निकाल सकते हो उसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके।
तो हम भी यही चीज यहां इस्तेमाल करें, अलग से क्यों हम कोई और तरीका सोचे। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें इनका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो को इक्वेट करना है। तो कैसे लिखोगे, 2 बीटा m ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 बीटा कॉस के, ये हो गया, इनटू माइनस 2 बीटा कॉस के ए प्लस 2 बीटा कैपिटल m ओमेगा स्क्वायर, इसको जीरो के बराबर रख दो। शर्त वही है, सॉल्व करो, 2 बीटा m ओमेगा स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, इनटू 2 बीटा कैपिटल m ओमेगा स्क्वायर माइनस 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 प्लस, तो एक माइनस रह जाएगा, तो 4 बीटा स्क्वायर कॉस के ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलो यहां कर देते हैं, ये जाएगा 4 बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा कैपिटल m ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्मॉल m ओमेगा स्क्वायर प्लस m इंटू कैपिटल m ओमेगा की पावर 4 माइनस 4 बीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के ए 0। हाँ, थोड़ा सा अब लग रहा है कि फिजिक्स वाली बात चल रही है। ओमेगा की पावर 4 है, ओमेगा की पावर 2 है, और कहाँ गया, हाँ ओमेगा की पावर 2 है। अब क्या करो, ऐसे लिखो, पावर जरा मैनेज कर लो, m कैपिटल m ओमेगा 4, ठीक है, और क्या कर सकते हो, माइनस 2 बीटा स्मॉल m कैपिटल m पावर ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों को कॉमन ले लिया, प्लस 4 बीटा स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर के ए 0 हो जाएगा, इसको और इसको एक साथ ले लोगे, कौन सा है, लास्ट टर्म है और हमारा पहला टर्म है। अब आप यहां देख रहे हो तो इसको साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ओमेगा की पावर 4 2 बीटा m प्लस कैपिटल m m प्लस कैपिटल m अपॉन दिस प्लस 4 बीटा साइन स्क्वायर के ए बाई m कैपिटल m 0। या थोड़ा और ठीक कर दें तो इसको करोगे 2 बीटा 1 अपॉन m 1 अपॉन कैपिटल m ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 बीटा साइन स्क्वायर के ए m कैपिटल m 0। ये क्या है, अरे ये ओमेगा स्क्वायर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी ये जो इक्वेशन हमने बनाई है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखने में थोड़ा सा अलग लग रही है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये इक्वेशन ऐसे है कि जैसे a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब यहां पर एक्स स्क्वायर क्या है, x है ओमेगा स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है ओमेगा की पावर 4। तो तुलना करो, a की वैल्यू तो 1 के बराबर है, ये जो पूरा टर्म है ये b के बराबर है, और ये जो पूरा टर्म है c के बराबर है। तो श्रीधराचार्य मेथड से इसका जो रूट निकलता है वो कैसे निकलता है, इसका रूट होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसा होता है। तो हमारे पास x की वैल्यू मतलब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी, माइनस मतलब हो जाएगा 2 बीटा 1 अपॉन m प्लस 1 बाई कैपिटल m, यही तो है b पूरा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 बीटा स्क्वायर 1 बाई स्मॉल m 1 बाई कैपिटल m का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a है 1, c क्या है 4 बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर के ए बाई स्मॉल m कैपिटल m। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 2 और बटे 2 अपॉन 2 भी है ना, तो ये हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा बीटा 1 अपॉन m प्लस 1 बाई कैपिटल m, प्लस 4 बाहर निकालोगे 2 आएगा, 2 भी कट जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर यहां रह जाएगा बीटा स्क्वायर 1 अपॉन स्मॉल m 1 बाई कैपिटल m का होल स्क्वायर। यहां कितना बचेगा, 4 बाहर निकल गया तो 4 बचेगा, 4 बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर के ए बाई m इंटू कैपिटल m, ये 2 जो है वो कटता चला गया।
ठीक है, और तो कुछ नहीं बचा। लेट मी चेक द रिजल्ट, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर बीटा 1/m प्लस माइनस, हाँ जाहिर सी बात है बीटा को कॉमन ले सकते हैं, वेरी नाइस, इसको कर सकते हैं कॉमन। तो हम लिख देते हैं इस चीज को, ओमेगा स्क्वायर बराबर बीटा 1/स्मॉल अपॉन m कैपिटल M प्लस माइनस बीटा अंडर रूट 1/m प्लस 1/कैपिटल M का होल स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर के ए बाई एम कैपिटल एम। ये आ गया। ये हमारे पास क्या है, ये डिस्पर्शन रिलेशन है किसके लिए, डाई एटॉमिक के लिए। देखो कितना अंतर आ गया, जब मोनो एटॉमिक था तो मोनो एटॉमिक में कंपेयर करो क्या था, मोनो एटॉमिक में बड़ा सिंपल सा रिलेशन था। मोनोटॉमिक केस में हमारे पास जो बीटा जो डिस्पर्सन रिलेशन आया था बहुत सिंपल आया था, क्या था, ओमेगा स्क्वायर बराबर 4 बीटा बाई ए साइन स्क्वायर के ए बाई 2, है ना। वहां तो यही था कि ओमेगा स्क्वायर बराबर 2vs बाई ए साइन स्क्वायर के ए बाई 2। तो यहां भी है साइन स्क्वायर के ए बाई 2, लेकिन एक अलग एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म का यहाँ पर स्ट्रक्चर है। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि हमारे पास दो तरह के मास आ गए हैं, उसी हिसाब से हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं सिचुएशन में। अब एक खास बात देखो, यहां पर क्या है कि जब हम प्लस साइन, जैसे मैंने मान लो k की वैल्यू ले ली, तो जब k की एक वैल्यू लोगे तो k की एक वैल्यू के लिए आपके पास ओमेगा की दो वैल्यू होंगी। तो आपने कहा सपोज k इज लार्ज, तो जब आप k लार्ज कहोगे तो आपके पास ओमेगा की दो वैल्यू आएंगी लार्ज के लिए, और जब आप कहोगे मान लो k स्मॉल तो ओमेगा की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस प्लस एक माइनस के साथ, एक प्लस एक माइनस के साथ, इसमें कि हम कहेंगे ओमेगा स्मॉल है। ये प्लस माइनस क्या दिखा रहा है, ये जो आप प्लस साइन और माइनस साइन लेने वाले हो। तो यहां पर हमारे पास ओमेगा कितनी वैल्यू आने वाली है, 4 वैल्यू, एक ओमेगा लार्ज प्लस माइनस, एक ओमेगा स्मॉल प्लस माइनस। तो अगली क्लास जब हम लोग आपके साथ हम कंडक्ट करेंगे तो उसमें आपको इसके सॉल्यूशन ये सारे चारों वैल्यू निकालेंगे और फिर डिस्पर्शन रिलेशन आपको ग्राफिकली बना के दिखाएंगे, और उसमें दिखाएंगे कैसे ऑप्टिकल ब्रांच और अकॉस्टिक ब्रांच बनते हैं। सो आई विल शेयर दिस स्लाइड विद यू ऑन द ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में